प्यारे दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब, सत श्री अकाल। सिक्योर 60 एजुकेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 42 शिफ्ट के अंदर जो आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम चल रहा है 2022 के अंदर, अभी जो फिलहाल 2019 के अंदर जो फार्म भरे गए थे उनका जो एग्ज़ाम फिलहाल हो रहा है, उसी के अंदर जो 42 शिफ्ट के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्लास नंबर 3 रहेगी और उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आए हैं उनके हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लास नंबर फर्स्ट आपकी रमन सर ने ली थी और दूसरी क्लास मैंने ली थी। तो आज 3 नंबर क्लास फिर से हम 1500% क्वेश्चन, लगभग 1500 के लगभग है, तो वो सभी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछ लिए गए हैं फिलहाल में। तो आगे जो क्वेश्चन हमने कल किया था, हमने क्वेश्चन किया था कि जो अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, यहाँ तक हमने कर लिया था। ठीक है, अब चलेंगे आगे। जब कोई वस्तु लेंस के फोकस पर प्रतिबिंब बनाती है तो वस्तु की स्थिति क्या होगी? लेंस के फोकस पर प्रतिबिंब बनाना, लेंस के फोकस पर प्रतिबिंब बनाना, प्रतिबिंब, जब कोई वस्तु लेंस के फोकस पर प्रतिबिंब बनाती है तो वस्तु की स्थिति अनंत पर होती है। ठीक है, वस्तु उस समय कहां पर होगी? अनंत पर होगी। अब बात करते हैं, जो केमिस्ट्री का प्रश्न आया था डेबोनियर का तिरक नियम किस पर आधारित था? डेबोराइनर, 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 डेबोराइनर का त्रिक नियम, त्रिक नियम किस पर आधारित था? ये आपका परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। जो बोर मॉडल हमने पढ़ा था केमिस्ट्री के अंदर, 5 क्लास देखी हो तो आपने, बोर मॉडल, उसमें एक था डेबोराइन का मॉडल था। ठीक है, तो ये परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान पर आधारित इसने मॉडल प्रस्तुत किया था। और अब बात करते हैं, डेबोराइनर ने तत्वों को 3-3 समूह में रखकर देखा था। ठीक है, और इसलिए इसे त्रिक का सिद्धांत कहा जाता है। यानी कि 3 कोई तत्व थे और उस 3 से कोई तत्व एलिमेंट थे। देखो, ये कोई एलिमेंट है एक्स वाई, ठीक है, और एक कोई एलिमेंट और था, कोई भी एलिमेंट, ठीक है। तो इन तीनों के मेल से, यानी कि 2 के मेल से तीसरा तत्व बनता था। तो इन्हीं को क्या कह दिया गया? त्रिक नियम कह दिया गया, यानी त्रिक नियम कहते हैं इसको। और परमाणु भार पर आधारित था ये। और इन 3 तत्वों में पहले, देखो ये बता रहा है कि इन 3 तत्वों में पहला व तीसरा, एक्स वाई और जेड मान लेते हैं हम। ठीक है, पहला और तीसरा मान लेते हैं, ये जेड यहाँ पर है। पहला और तीसरा तत्व मिलकर क्या बनाता है? दूसरा तत्व मिलता था। पहले और दूसरे तत्व का जो परमाणु भार था उसका औसत द्रव्यमान बीच वाले तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता था। ये किसने बताया था? ये डेबोराइनर ने बताया था। केमिस्ट्री का सवाल है ये। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो तत्व दिए गए थे आपको भाई, और उनमें से पूछ रखा था कि सर्वाधिक सक्रियता वाला तत्व कौन सा है? सर्वाधिक सक्रिय तत्व। तो सर्वाधिक तत्व जो सक्रिय है वो है आपका कैल्शियम। कौन सा था? कैल्शियम था भाई, कैल्शियम। और इसके अंदर ऑप्शन दे रखे थे आपको, एल्युमिनियम है, Pb, और सी कैल्शियम है, और मैग्नीशियम। ठीक है, और पोटेशियम का सबसे ज्यादा जो सर्वाधिक सक्रियता वाला इसके अंदर जो दर्शाया गया था, आगे क्या दे रखा है इसके अंदर? सीरीज वाइज दे रखे है। और कौन सा हेक्सेन का संभावित श्रृंखला सम्मेलनी है? इस प्रकार का क्वेश्चन आया हुआ था कि ऐसा कौन सा हेक्सेन का संभावित श्रृंखला, हेक्सेन का संभावित श्रृंखला समव्ययी, ये कौन सा है? नहीं है, पूछ रखे हैं, नहीं है। तो उसमें क्या था? हेक्सेन मेथिल और पेंटेन था। मेथिल और
C6H14 और दूसरा क्या था, पहला तो ये था C6H14, ठीक है, हेक्सेन, और मेथिल पेंटेन था ये। और इसका जो सूत्र है आगे है, दूसरा कौन सा था अभी, डाइमेथिल और ब्यूटेन। इसी प्रकार से तीसरा था मेथिल पेंटेन, ठीक है। तो इनमें नहीं था, वो आपको लगा देना था आंसर में। किसी अभिक्रिया में, कोई अभिक्रिया है में ऑक्सीजन का जुड़ना व हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है। ऑक्सीजन जिसमें जुड़ जाएगी, ऑक्सीजन को जोड़ दिया जाए और उसमें से हाइड्रोजन बाहर निकल जाए, ठीक है। ऑक्सीजन तो जोड़ी जाती है और हाइड्रोजन को आउट किया जाता है, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया को कहते हैं ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीजन का निकलना व हाइड्रोजन का जुड़ना कैसी अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है ये, अपचयन अभिक्रिया है। चलेंगे आगे। तो केमिस्ट्री के काफी क्वेश्चन आए हुए हैं अभी। जो सहसंयोजी यौगिकों की प्रकृति पूछ ली इसने। सहसंयोजी यौगिक जो बॉन्ड होते हैं उनकी प्रकृति पूछी है। जो सहसंयोजी जो आबंध होते हैं, आबंध यानी कि बॉन्ड की बात कर रहा है, उनकी प्रवृत्ति कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड जो केमिस्ट्री के अंदर हमने पढ़ा है, कोवेलेंट बॉन्ड है, उनकी प्रकृति पूछी है। वह रासायनिक आबंध है। कैसा है, रासायनिक आबंध, रासायनिक आबंध है ये, ठीक है। और जिसमें परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का सहभाजन होता है। क्या है, जिसमें परमाणुओं के बीच क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का सहभाजन, इलेक्ट्रॉनों का सहभाजन होता है, ठीक है। तो अब देखो, करंट अफेयर का क्वेश्चन आया था कि पंकज आडवाणी ने 1919 में जो एशियाई चैंपियनशिप हुई थी 100वीं, ठीक है, तो उसके अंदर यूपी बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 में किसको हराकर खिताब जीता था। तो इसमें किसको हराया था, ध्रुव सीतावाला को हराया था भाई, ये सीतावाला था भाई, इसको हराकर खिताब जीता था इसने। और आर्थिक सर्वेक्षण 2022 के अनुसार, जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था 2022 के अंदर उसके अनुसार 2010 से 2020 के बीच में औसत वार्षिक वन कवर प्राप्ति में भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है। तो भारत तीसरा स्थान रखता है किसमें, वन प्राप्ति में। जो वन कवर मतलब कितना एरिया वनों से आच्छादित है, तो तीसरे स्थान पर है भारत उसमें, ठीक है। वन आच्छादित क्षेत्र यानी वन कितने क्षेत्र में फैले हुए हैं, 2010 से लेकर 2020 के अंदर जो 22 में आंकड़े आए हैं उसमें, ठीक है, उसमें आर्थिक सर्वेक्षण हुआ है 2022 के अंदर, क्योंकि 2010 से 2022 के अंदर जो वन कवर क्षेत्र है उसमें भारत तीसरा स्थान रखता है। तो पहला स्थान पूछ ले किसका है भी, पहला स्थान पूछ ले, पहले स्थान पर है आपका ब्राजील है, पहले स्थान पर कौन सा है, ब्राजील है, जिसकी राजधानी क्या है, पेरू, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है, ठीक है। और इसका जो 59% है वन कवर क्षेत्र है, और पेरू का है आपका 57%। और उसके बाद में भारत है सर्वाधिक वन क्षेत्र, भारत के अंदर पूछ ले, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र है आपका कहां पर है, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के का क्षेत्रफल है, ठीक है, मध्य प्रदेश में वन क्षेत्रफल है भारत के अंदर सर्वाधिक है।
प्रतिशत में पूछ ले कि भारत में प्रतिशत में जो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल कितना है कवरित है, वो है आपका मिजोरम में। मिजोरम में प्रतिशत के आधार पर पूछ ले तो मिजोरम में सबसे ज्यादा है। अब बात करते हैं कि किस संगठन द्वारा वित्तीय वर्ष 2022 में भारत की विकास दर 9% व 2023 में 7.1% अनुमानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF बोलते हैं, ठीक है, IMF, ठीक है। यह क्या है? अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है ये, और इसके अंदर क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसने क्या किया है, जो ये संगठन है, इसने 2022 के अंदर भारत की विकास दर 9% से 7.1% अनुमानित बताई है। दिसंबर 2021 में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा वायु स्वास्थ्य सेवा लॉन्च की गई? वायु स्वास्थ्य सेवा लॉन्च की गई? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉन्च की थी? ये ओडिशा के राज्य ने, ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री ने इसको लॉन्च किया था। 2021 की बात है, 2021 में देख लेना मुख्यमंत्री कौन था ओडिशा का। तो पेटीएम मनी की बात करते हैं कि पेटीएम मनी द्वारा प्रस्तुत भारत के पहले इंटेलिजेंट मैसेंजर पूछ रहे हैं, जो इसका नाम क्या है? पोप्स है इसका नाम, पोप्स नामक है कोई इंटेलिजेंट मैसेंजर है। ये क्या है? इंटेलिजेंट मैसेंजर है कोई। और क्या हुआ है? पेटीएम मनी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। भारत का पहला है ये, भारत का पहला है पेटीएम मनी द्वारा पोप्स इंटेलिजेंट मैसेंजर है। दूसरे प्रश्न की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की। वर्ष 2022 में आपूर्ति प्रणाली गैर कानूनी गतिविधियां निषेध संशोधन विधेयक किसने पारित किया था? एस जयशंकर ने क्या किया था? 2022 में आपूर्ति प्रणाली गैर कानूनी गतिविधियां निषेध, ठीक है, यानी कि गैर कानूनी किसी भी यानी कि गैर कानूनी होगी जो कोई भी गतिविधि निषेध है, उसके अंदर संशोधन विधेयक किसने प्रस्तुत किया? यानी कि उसके अंदर संशोधन कर दिया है, किसने? एस जयशंकर ने। तो अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2021 के अंदर अंडर 20 विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में लंबी कूद में किसने खिताब जीता था? रजत पदक जीता इसने लंबी कूद में। जो अंडर 20 2021 के अंदर अंडर 20 चैंपियनशिप हुई थी, अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स जो चैंपियनशिप हुई थी, उसके अंदर लंबी कूद में रजत पदक जीता था। रजत पदक ये जीता था शैली सिंह ने ये रजत पदक जीता था, ठीक है। सभी प्रश्न ये आपके आरआरबी ग्रुप डी के अंदर पूछे गए हैं। इस्लाम धर्म के संस्थापक पूछ लिया, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे भी? इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? पैगंबर मोहम्मद थे क्या? पैगंबर हजरत मोहम्मद थे, ठीक है, मोहम्मद। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अजैविक घटक पूछ रखा था भी, अजैविक घटक कौन से? याद कर जाना भी कौन से अजैविक घटक। अजैविक घटक किसी पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने सभी निर्जीव पदार्थ होते हैं
और निर्जीव पदार्थ उसके अजैविक घटक कहलाते हैं। ठीक है, पर्यावरण के अजैविक घटकों में प्रकाश है, वर्षण है, तापमान है, आर्द्रता एवं जल, अक्षांश, ऊंचाई, उच्चता, उचावच आदि शामिल होते हैं। ठीक है, अब स्टैटिक जीके से प्रश्न आए थे, बच्चों को यौन शिक्षा क्यों दी जाती है? बच्चों को यौन शिक्षा क्यों दी जाती है? बच्चों को जागरूक करने के लिए, जागरूकता। ठीक है, जागरूकता के लिए बच्चों को यौन शिक्षा दी जाती है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाएं पूछ ली है। जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? अनुसूची में भाषाएं कितनी है भी? भाषाएं हैं आपकी 22 भाषा। और है जब संविधान है, शुरुआत में कितनी भाषाएं थी? जब संविधान बना था हमारा उस समय भाषाएं आपकी 14 थी और बाद में बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 22 भाषा इसमें कर दी गई है। और जो 2003 के अंदर 92वां संविधान संशोधन हुआ था ना, उसके द्वारा संथाली, बोडो, डोगरी और मैथिली भाषा को जोड़ दिया गया था। मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में है? जो मूल कर्तव्य दिए गए हैं आपके लिए, मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अंदर है। 51A आर्टिकल के अंदर है। आर्टिकल हमने कंप्लीट कर लिया अभी। और भारत निर्माण कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था? जो भारत निर्माण कार्यक्रम है वो किस योजना के तहत, किस पंचवर्षीय योजना? भारत निर्माण कार्यक्रम कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था? ये 10वीं पंचवर्षीय योजना थी, 10वीं पंचवर्षीय योजना। और ये 2005 की है भी। 2005 के अंदर 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर भारत निर्माण कार्यक्रम शुरू किया गया था। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ग्रामीण लोगों को बेहतर जीवन देने के लिए शुरुआत किया गया था इसकी। ठीक है, यानी कि जो ग्रामीण लोग हैं, गांव के लोग हैं, उनको बेहतर जीवन की सुविधाएं दी जाएगी। निम्न में से किसका नियंत्रण वित्त बजट में नहीं होता भी? क्या कहता है? मतलब ऑप्शन दे रखे थे 4, उसमें से पूछ रखा था कि किसका नियंत्रण वित्त बजट में नहीं होता? वित्त बजट में किसका नियंत्रण नहीं होता? साख नियंत्रण नहीं होता भी, साख नियंत्रण। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, विश्व स्तर में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किसके द्वारा जारी किया जाता है? आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये जारी करता है। क्या जारी करता है? एक रिपोर्ट जारी करता है, विश्व स्तर पर रिपोर्ट जारी करता है। ये विश्व स्तर पर कौन सी रिपोर्ट है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? आईएमएफ के द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करता है इसको। 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो पंचायती राज से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसको बोलते हैं, 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये किससे संबंधित था? ये आपका पंचायती राज व्यवस्था से, पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था से जो हमारा 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है संबंधित है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि जो 1950 में सुप्रीम कोर्ट के गठन के बाद कुल न्यायाधीश कितने थे? जो मतलब 1950 के अंदर जो भारतीय संविधान संशोधन है, जो भारत का जो संविधान लागू हो गया था, उसके अंदर संविधान लागू होने के बाद में 1950 की बात कर रहे हैं ये, तो उसके बाद में जो सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का गठन
होने के बाद में जो कुल न्यायाधीश पूछे थे, कुल न्यायाधीश कितने थे? कुल न्यायाधीश, तो कुल न्यायाधीश कितने थे? ये 7 थे, ठीक है। और वर्तमान में 7 प्लस कितने? 1। और वर्तमान में चीफ जस्टिस 1, ठीक है। वर्तमान में कितने हैं? 33 है। और प्लस में कौन है? वो आपको पता है, चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट जज होगा। अच्छा, सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 कितने राज्य शामिल है? जो सघन है मिशन इंद्रधनुष है, मिशन इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष में, और मिशन इंद्रधनुष है 4.0, उसके अंदर पूछ रहे कितने राज्य शामिल किए? ये करंट का क्वेश्चन है, अभी 11 राज्य शामिल किए गए इसके अंदर। इसका अर्थ क्या है? मिशन इंद्रधनुष का, इसका टीकाकरण से संबंधित है, यानी कि नियमित रेगुलर जो आपका टीकाकरण है, इंजेक्शन है, जो बिना सेवाएं, नियमित टीकाकरण है बिना सेवाएं, यानी सेवाएं बिना टीकाकरण वाले और आंशिक रूप से टीकाकरण वाले बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं तक पहुंचाए, ठीक है। यानी कि जो क्या रह गया है, वंचित रह गया है इंजेक्शन से, तो उनके लिए जो इंजेक्शन है पहुंचाया जाएगा भी। भारत व किस देश के राजनयिक संबंधों में 30 वर्ष पूरे होने पर स्मारक लोगो जारी किया गया है? 30 साल पूरे हो गए भारत और इजराइल के, भारत और इजराइल देश के जो 30 साल के संबंध पूरे होने पर, 30 साल के संबंध पूरे होने पर एक लोगो जारी किया गया था। राजनयिक संबंधों के 30 वर्ष पूरे होने पर स्मारक लोगो जारी किया गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था भाई, तमिलनाडु में पोंगल त्योहार किस भगवान को समर्पित है? जो पोंगल है, पोंगल आपका किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का। और ये किसको समर्पित है? ये सूर्य भगवान को समर्पित है, सूर्य भगवान को समर्पित है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वाधिक मैंग्रोव जो वन किस भारतीय राज्य में है? मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वन कहां पर पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन पाए जाते हैं आपके सबसे ज्यादा, वो भारत के पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुंदरवन डेल्टा में सर्वाधिक मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। याद रखना, ये जो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं सबसे ज्यादा सुंदरवन को डेल्टा है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी से बनाया जाने वाला डेल्टा है ये, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर बनता है, ठीक है। और सुंदरवन डेल्टा है ये, सुंदरवन डेल्टा में सबसे ज्यादा ये मैंग्रोव के वन मिलते हैं। 1829 में सती प्रथा के उन्मूलन में किसका योगदान था? यानी कि 1829 के अंदर जो सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। सती प्रथा क्या होता है पता होगा, यानी कि सती प्रथा होता है आपका किसी मतलब शादीशुदा जोड़े का, मतलब एक का, किसी का मतलब पति का या पत्नी का निधन हो गया था, तो पति का निधन हो जाता था ना, तो पत्नी को उसके साथ में जिंदा दफना दिया जाता था, ठीक है। मतलब ये उस समय प्रथा थी, इसको सती प्रथा के नाम से जाना जाता है। और 1829 में सती प्रथा के उन्मूलन में किसका सर्वाधिक योगदान था? ये थे राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, ठीक है। और गवर्नर कौन था उस समय? गवर्नर ने साथ दिया था इनका, और गवर्नर था आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक था।
अब बात करते हैं भूतापीय पावर प्लांट किस भारतीय राज्य में स्थित है। भूतापीय पावर प्लांट, भूतापीय पावर प्लांट किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश के अंदर है ये, हिमाचल प्रदेश में। और 5 मेगावाट इसकी क्षमता है, 5 मेगावाट है। और अन्य 5 भूतापीय पावर प्लांट जो मैं आपको बता देता हूं कहां पर है। पूगा घाटी है जम्मू कश्मीर के अंदर, पूगा घाटी जम्मू कश्मीर के अंदर है ये। यहाँ पर बन रहे हैं, एक तो 5 है ये, टोटल 5 जो बन रहे हुए हैं 5 है ये। दूसरा कौन सा है? ये है एक छुमाथांग जम्मू कश्मीर है ये भी, छुमाथांग कहाँ है ये? जम्मू कश्मीर में है। और तीसरा है आपका केम्बे ग्रेवन, ये है आपका गुजरात के अंदर। और चौथा है सूरजकुंड, एक तो आपका सूरजकुंड फरीदाबाद हरियाणा के अंदर है, और दूसरा सूरजकुंड का मेला लगता है फरीदाबाद के अंदर, ठीक है, फरवरी महीने में। लेकिन ये सूरजकुंड है आपका भूतापीय पावर प्लांट है, कहां पर है? ये झारखंड के अंदर है, झारखंड के अंदर है। और 5वां आपका ताप्तापानी है ये, ताप्तापानी कोई परमाणु विद्युत, ये भूतापीय पावर प्लांट है, ये है आपका छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ है, ठीक है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है अब बात करते हैं, बायोलॉजी का प्रश्न आया हुआ था, क्या है कि जो गर्भ निरोध गोलियां होती है, गर्भ निरोधक गोलियां, ये कैसे कार्य करती हैं? यानी कि जो गर्भ के अंदर जो बच्चा पल रहा होता है उसको मारने के लिए जो गोलियां है, ये हार्मोन है, जो भी मतलब ये हार्मोन शरीर के अंदर जाकर ओव्यूलेशन की प्राकृतिक प्रक्रिया में बाधा पहुंचाते हैं। यानी कि जो अंडा बन रहा होता है उस समय उस प्रक्रिया में बाधा पहुंचाते हैं और अंडों को ओवरी से निकलने से रोकते हैं। इसके अलावा ये गर्भ निरोधक गोलियां सर्वाइकल म्यूकस के गाढ़ेपन को और बढ़ा देती हैं, ठीक है, और जिससे किसी शुक्राणु का गर्भाशय गृह में जाना और अंडे तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए क्या है, गर्भ को रोकना इसका इन गोलियों का कार्य होता है। ब्लड प्रेशर के इलाज में किस औषधि का उपयोग किया जाता है? जो ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर के इलाज में किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? बायोलॉजी के प्रश्न है ये। अश्वगंधा, किसी भी पंसारी की दुकान से मिल जाएगा अश्वगंधा। ब्लड प्रेशर होता है जो खून का प्रेशर है के इलाज में, यानी कि खून का प्रेशर कम हो रहा है या ज़्यादा है तो उसको कम हो रहा है तो ज़्यादा करने के लिए हम अश्वगंधा लेते हैं। और अश्वगंधा में हाई बीपी को कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छी दवा है। अगर बीपी ज़्यादा हो गया तो उस समय अश्वगंधा का यूज किया जाता है, ठीक है। और इसका प्रयोग मसाले के रूप में भी किया जाता है। और दालचीनी केवल इंसान को दिल की बीमारियों से ही नहीं बल्कि डायबिटीज से भी बचाती है। और दूसरी बात क्या है, इसके प्रयोग से शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बढ़ जाती है। एंटीऑक्सीडेंट, दो तारों की लंबाई एक समान है, वह पी का प्रतिरोध क्या उसे 9 गुना है, तो दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका अनुपात मैं बता देता हूं कितना होगा। ये आरपी इक्वल है 9 RQ। ये कह रहा है क्वेश्चन, क्या कहता है कि दो तारों की लंबाई समान है, दो तार है, कोई R और R कोई दो तार है, उसकी लंबाई है बराबर, ठीक है, बराबर रख दी हमने। अब कहता है P का प्रतिरोध, जो P का प्रतिरोध है वो क्याऊ से 9 गुना है, तो क्याऊ का 9 गुना P का प्रतिरोध हो गया। अब कहता है तो दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रखे है, तो आरपी आपका क्या हो जाएगा? आरपी हो जाएगा PL अपॉन में AP हो जाएगा, या कह सकते हैं कि RQ बराबर है, और
आर क्यू बराबर हो जाएगा पी एल अपॉन में ए क्यू। ठीक है, इसी प्रकार से आगे सोल्व कर लेना आप इसको, और आंसर लास्ट में क्या आ जाएगा, इसका आंसर आएगा आपका आर पी अपॉन में आर क्यू, इसका रेशियो आ जाएगा 1/3। ठीक है, ये आपका आंसर था। तो एकल फेरों वाली कुंडली की तुलना में 6 फेरों वाली कुंडली से कितना अधिक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो 6 गुना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। कहता है कि एकल फेरों वाली कुंडली और 6 फेरों वाली कुंडली से, मतलब एक कुंडली से कितना अधिक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, 6 गुना ही होगा भी, बात सिंपल सी है। निम्नलिखित में से किसमें फोकस दूरी धनात्मक होती है? फोकस दूरी धनात्मक होने का मतलब देखेंगे, फोकस दूरी धनात्मक उत्तल लेंस के अंदर, उत्तल लेंस होता है ना आपका, उत्तल लेंस में जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है भी। उत्तल लेंस में फोकस दूरी धनात्मक होती है, फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो धनात्मक फोकस दूरी का मतलब क्या है कि वस्तु व प्रतिबिंब का निर्माण एक ही तरफ होता है। वस्तु और प्रतिबिंब, वस्तु है और प्रतिबिंब है, उनका निर्माण है एक ही तरफ होना, क्या कहलाता है, फोकस दूरी का धनात्मक होने का मतलब यही है कि वस्तु व प्रतिबिंब का एक ही तरफ निर्माण होना। ठीक है, उत्तल लेंस के लिए आवर्धन का सूत्र पूछ लिया, उत्तल लेंस के लिए आवर्धन का सूत्र, आवर्धन का सूत्र पूछा है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m इज इक्वल टू v अपॉन में u। ठीक है, तो मिरर मैग्निफिकेशन m क्या है यहाँ पर, ये है मिरर, और मिरर का क्या हो जाएगा, मिरर का हो जाएगा आपका मैग्निफिकेशन। ठीक है, मैग्निफिकेशन, और मैग्निफिकेशन इसको डिनोट किया गया है यहाँ पर m से, और m यानी कि h अपॉन में h। ठीक है, और एंड h इज द इमेज हाइट, h क्या है, इमेज की हाइट है, और एंड h इज द ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, ये दो h है ना, एक तो इमेज की हाइट है, हाइट ऑफ इमेज है, और दूसरी क्या है, ये दूसरी h है आपकी ऑब्जेक्ट की हाइट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब चलेंगे आगे, तारे आसमान में क्यों टिमटिमाते हैं भी, प्रकाश का अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं, टिमटिमाते हैं। चलेंगे, जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, प्रवेश करती है, तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल पर अभिलंबित आपाती होने पर बिना मुड़े सीधे निकल जाना, परंतु क्या है, तिरछी आपातित होने पर वे अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाती है, और इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तो समांतर प्रतिरोध जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध ये पूछ रखा था, इसका आंसर मैं बता देता हूं, 1 में r इज इक्वल टू 1 में r1 प्लस में 1 में r2 प्लस में। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया भाई। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और पूछा गया था, सवाल पूछा गया था ये फिजिक्स का, कि P प्रतिरोधकता वाले तार के 4 समान टुकड़े करने पर, P कोई प्रतिरोधकता वाला तार था,
उसके 4 समान टुकड़े कर दिए, ठीक है, 4 समान टुकड़े कर दिए इसके, और करने पर एक भाग की प्रतिरोधकता, एक भाग की प्रतिरोधकता पूछ ली, एक भाग की, तो क्या हो जाएगी, P हो जाएगी। पदार्थ की प्रतिरोधकता नियत होती है और सिर्फ अलग अलग पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होती है। यहाँ पर P है, अगर कोई और पदार्थ होता तो उसकी वही हो जाती, ठीक है। चलेंगे, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का सामान्य नाम पूछ लिया। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हाइड्रेट का सामान्य नाम पूछ लिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अच्छा, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का सामान्य नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है आपका CaSO4 और पॉइंट इंटू है ये 1/2H2O, ये इसका सूत्र होता है, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? संयोजन अभिक्रिया मैं बता देता हूं कि दो या दो से अधिक अभिकारक किसी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि कोई भी दो या दो से अधिक अभिकारक एक उत्पाद का निर्माण करे तो उसे क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। उदाहरण के रूप में अगर लेते हैं, जो कली होगी आपकी, कली जो करने वाली होगी व्हाइट कली, ठीक है, चूना हो गया सफेदी, ये जो पुटी होगी, और इसको जल में आपस में बिक्री करें, अगर इनमें जल मिला दिया जाता है तो ये ठोस हो जाती है, जिस प्रकार से कली तो उबलने लग जाती है, और ये जो आपकी पुटी होती है, प्लास्टर होता है, ये आपका कठोर हो जाता है, ठीक है। तो भुजे चूने का निर्माण इसी से होता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित थी? मेंडलीव की पूछ ली है, डेवोरेन की पूछ ली थी परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान पर मेंडलीव की आवर्त सारणी आधारित थी। मेंडलीव गैर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से क्या होता है? प्रदूषण होता है भी। जो गैर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक होता है ना, उससे क्या होगा, प्रदूषण ही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा समजातीय श्रेणी का यौगिक, समजातीय श्रेणी, समजातीय श्रेणी किन्हें कहते हैं, जिनको एक सामान्य सूत्र द्वारा क्या कर दिया जाए, निरूपित कर दिया जाए, तो वही समजातीय श्रेणी कहलाती है। और बात करें जैसे एल्केन, एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया, ठीक है। एल्केन का सूत्र हम देखेंगे, तो एल्केन है आपका, एल्केन एक होता है एल्केन, एल्केन CnH2n+2, ये हो गया आपका एल्केन। एक होता है एल्कीन, और एल्कीन का सूत्र है आपका Cn और H2n, ये हो गया एल्कीन। एक होता है फिर एल्काइन, एल्काइन, और एल्काइन का सूत्र है आपका CnH2n और -2, ये होता है आपका एल्काइन, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। और आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? सीजियम है भी, सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व। तो लास्ट क्वेश्चन आपका हमने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन कर लिए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। तो आप बने रहिएगा हमारे चैनल पर, और सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और लाइक कर देना। इसी के साथ में आने वाले हर एग्जाम के क्वेश्चन आपके लिए डिस्कस करेंगे हम। तो कुछ दिनों में रमन सर भी आ जाएंगे और क्लास लेंगे आपकी। तो ओके दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, लव यू।